चलिए कल तक समझ आया सबको। जो भाग 4 पढ़ रहे हैं जो क्या बता रहे हैं, राज्य के कर्तव्य बता रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, समझिएगा। अनुच्छेद 44 ये मोस्ट टाइम याद रखिएगा। ये कहता क्या है? अनुच्छेद 44 यह कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो क्या लागू करेगी, एक समाज सिविल संहिता, जिसे हम वर्तमान में यूसीसी के नाम से जानते हैं या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जानते हैं। क्या देखिए क्या कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वे अपने राज्य में लोगों के लिए क्या देगी, एक समान सिविल संहिता। अब ये एक समान सिविल संहिता होता क्या चीज़ है? तो एक ऐसा कानून जो सब पे लागू होना चाहिए। कभी क्या पूछा जी? एक ऐसा कानून जो सब में समान रूप से लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय, जाति हो। या देखिए एक ऐसा कानून लाना है जो किसी धर्म समुदाय का हो, सब पे एक समान लागू हो, उसमें क्या कहेंगे जी, एक समान सिविल संहिता। अभी लागू किस में होगा ये भी जरूरी है। तो लागू होने के लिए याद रखिएगा, जैसे कि शादी जैसे रस्म हो गया या विवाह हो गया, ठीक है जी, तलाक हो गया, ठीक है, तलाक हो गया, दोनों ठीक ही है, ठीक है, विवाह हो गया, तलाक हो गया, या हम उत्तराधिकार चूज करते हैं, या गोदनामा लेते हैं, या संपत्ति का अधिकार होता है। इन सब में क्या देना है, सबको समान कानून मिलना चाहिए। किसी को लिखा हो मैं याद रखिएगा, एक ऐसा कानून जो भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से क्या हो, लागू हो, चाहे वह किसी भी धर्म हो, कोई सा समुदाय हो, या किसी भी जाति से संबंधित हो, क्या हो, एक समान लागू होना चाहिए। समझिएगा। इसके बजाते किस में लागू होगा? यह कानून मुख्यतः याद रखिएगा जो लागू होगा, याद रखिएगा जी, विवाह में लागू होगा, तलाक में, उत्तराधिकार, गोदनामा और संपत्ति के अधिकारों पे लागू होगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो इसको लागू करने के लिए क्या लाया जा रहा है, एक समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। अब जरूरत क्यों पड़ा वो देखते हैं। मतलब ये लागू करने का उद्देश्य यही होता है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार को संपत्ति को मिलना चाहिए। लाया क्यों जाए वो हम लोग समझते हैं। अब हमारे पास अलग अलग धर्म है, सब जानते हो जी, कैसा है, अलग अलग धर्म है। तो अलग अलग धर्म है, तो अलग अलग धर्म के व्यक्तिगत कानून है, व्यक्तिगत कानून है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल लॉ कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो पहला लीजिएगा हिंदू विवाह अधिनियम, ये है हिंदुओं के लिए। अगर मुसलमानों का अगर बात करूं, ठीक है जी, या मुस्लिम विवाह अधिनियम होगा, जिसे हम लोग शरीयत के कानून के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं शरीयत, शरीयत कानून के नाम से जानते हैं। कि ये भी हो गया। अगला लिख सकते हो ईसाई, ईसाई विवाह अधिनियम। देखिए इन सब में बताया गया है कि कौन किस प्रकार से विवाह कर सकता है, सबका अलग अलग प्रकार बताया। तो सरकार यही चाह रहा है कि हमें ऐसा नहीं चाहिए कि व्यक्तिगत हमें कानून नहीं चाहिए या पर्सनल लॉ नहीं चाहिए, हमें एक ही कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में कानून में कोई कोई खामी है। जैसे अगर मैं हिंदू विवाह की अगर बात करूँ, देखिए इसमें क्या होता है, आप जब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक पहली को आप छोड़ोगे नहीं। आया समय के साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कोई भी हनन करता है, जैसे महिलाओं के बारे में। अगर मैं दूसरा बात करूँ मुस्लिम विवाह वाले में, समझिएगा, तो उनके तो महिलाओं का अधिकार, तलाक का अधिकार दिया ही नहीं था ना जी। और दूसरी बात, मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि ये कानून बोलता है, मुस्लिम विवाह अधिनियम कहता है। और इसमें क्या और जानते होंगे कि कोई मुस्लिम हिंदू से विवाह कर ली और हिस्सा नहीं दिया जाता, यही पता होगा वैसे। और तीसरा क्या है जी, ईसाई वाले में, इसमें भी है। तो इन सब कानून में अपने
धर्म को लागू किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं अगर मैं कवि की बात करूं तो कवि कैसा था जी? लिंग विरोधी। कैसा था? लिंग विरोधी। समझ आया क्या? कहने का मतलब हिंदू में हम देख लीजिएगा, एक लड़का अपने जीवन में जितने बार उतना शादी कर सकता है और प्रत्येक बार धूमधाम से शादी करेगा। जानते हैं जितना लोग चाहे उतना बार बारात निकाल सकता है, होता कि नहीं होता है? वही लड़की पक्ष में ला दीजिए, समाज के रवैया देखिए, एक ही बार विवाह होगा, दूसरा बार जब विवाह करे ऐसा नहीं होगा। भाई आते हैं 4 लोग लेके चले जाते हैं, वो पक्षपात हुआ तो नहीं भाई, उनको भी समानता का अधिकार है। जिनके साथ जीवन जीना है जिए, नहीं जीना मत जिए, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये लिंग विरोधी हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार मुस्लिम वाले में देख लीजिएगा, एक छोटी सी बात की हम 3 तलाक बोल रहे हैं, खाना पसंद नहीं आया, एक बात बता रहा हूँ, या उसका जो भी छोटा सी चीज़ पसंद नहीं आ रहा है तो उस क्या बोल रहा है जी? 3 तलाक बोल रहा है, तलाक हो जाए छोटा सी चीज़ के लिए। जबकि वो अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया था। क्या पता था महिलाओं को तो समाज पर चला जाता, होता कि नहीं होता है? तब समझ में आता 3 तलाक का दर्द क्या होता है। दर्द वही जानेगा जिसको बीतता है, तो हमेशा महिलाओं को बीतता है, पुरुष तो जानेगा नहीं ना। तो क्या हो गया? उनके धर्म में ये विरोध हुआ तो कैसा हो गया जी? लिंग विरोध हुआ कि नहीं हुआ? चलो हमारे में तो संपत्ति का अधिकार में महिलाओं को संपत्ति दे दिया जाता है, ये निर्भर करता है कि वो लेगा कि नहीं मिलेगा, वो निर्भर करता है उनके ऊपर। लेकिन मुझे इस वाले में था ही नहीं, ठीक है। उसी प्रकार कुछ कभी किसने देखने को मिला जी? ईसाई विवाह अधिनियम, उसका तो अलग कहानी है, मम्मी अलग पापा अलग बेटा किसी और का, ठीक है। किस वाले में जी? इसे रहता है नहीं, ठीक है। तो ईसाई विवाह अधिनियम में भी कई प्रकार का था, मतलब इसमें अब सीमा मतलब कमी था, इसलिए क्या किया है, इसीलिए हम क्या रहा है, अब सरकार को लगा हमें दखल करने की आवश्यकता है, तो क्या लाया? यूसीसी लाया जाए। अब यूसीसी आने से परिणाम क्या हो देखेंगे, सभी धर्म का एक कानून हो। समझिए बताओ यूसीसी क्या कहता है? समान सिविल संहिता, ठीक है, समझिएगा, समान सिविल संहिता। अगर मैं विवाह की बात करूं, समझिए, अगर विवाह की बात करूं तो सभी धर्मों में समान रूप से लागू होगा, समान रूप से लागू होगा। याद रखिए क्या करेंगे, अगर विवाह की बात करूं सभी धर्मों में समान रूप से लागू। जैसे कि अगर बोल दिया है कि यदि शादी करके दोनों मतलब बकायदा आपको क्या पंजीयन कराना पड़ेगा। याद रखिएगा जब लागू होगा तो मैरिज का आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ग्राम पंचायत में लेते हैं, अधिकार है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब अभी तो जरूरी नहीं है, जब ये लागू होगा तो विवाह का पंजीयन कराना भी जरूरी हो जाएगा। और जब तलाक लोगे उनका भी पंजीयन कराना पड़ेगा कि आप सिंगल हो। ये सही घटना है ताकि हम जान सकें भाई जो व्यक्ति इसको चुन रहे हैं जीवन भर वो कैसा व्यक्तित्व है। अभी वैसे होता है शादी से देखोगे कैसी देखिए शादी होता कैसे, आपके समाज में 4 लोग आते हैं 4 लोग जाते हैं, जो देख के आता पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है झूठा निकल जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो उसे दूर करने की इसकी जरूरत पड़ी। याद रखिएगा, अब समझिएगा ये क्या कर रहे हैं, विवाह का प्रकार एक ही होगा। इसका मतलब है सभी धर्मों में विवाह का प्रकार एक ही होगा, जिस रीति से करना होगा, लेकिन उनकी जो रीति है, रीति अर्थात प्रक्रिया, ठीक है जी, ये प्रक्रिया क्या हो सकता है जी, अलग अलग। इसमें छेड़खानी नहीं करनी। जैसे हिंदू को लगता है 7 फेरे ले तो 7 फेरे ले, और आगे जाके लगता है 8वां फेरा लेना तो 8वां फेरा भी लाया जा सकता है, लगे तब की बात है, क्योंकि 7 वर्णन के 7 फेरे लिया जाता है। जब दुनिया में 7 से 8 अजूबा हो जाता है, 8 अजूबा भी आए, 8वां फेरा भी आ जाए, पॉसिबल नहीं। तो ये रीति निर्भर करता है आपके ऊपर, इसीलिए बोला है हम रीति में छेड़खानी नहीं करेंगे, जो आपकी कल्चर उसमें नहीं करेंगे, लेकिन विवाह की तरीका ला दिया, आप एक ही शादी करो जब तक आपकी पत्नी जीवित है, ये बोल रहे हैं। लेकिन जैसे भी करना आप करो, चाहे बारात लेके जाओ, चाहे हाथी में चढ़ के जाओ,
ठीक है जी, रीति में छेड़खानी नहीं किया, कोई सा भी धर्म को, ठीक है जी। जैसे हमारे 2 तरह का विवाह होता है, लड़की भी बारात लेके आती है, जानते नहीं जानते जी, लड़का भी बारात लेके जाता है, अलग अलग समाज में होता है, अलग अलग चीज, ठीक है। जैसे पठौनी का नाम सुने होंगे, लड़की बारात लेके आता है, लड़का के मोटा में शादी होगा, लड़की वहीं रुक जाएगी, ये पठौनी विवाह है। तो इसमें रीति में प्रक्रिया चेंज नहीं करेंगे, जैसे करना कीजिएगा, लेकिन विवाह का एक क्या प्रोसीजर अपना दिए, ठीक है। उसी प्रकार तलाक में क्या एक कानून बनेगा, पर्टिकुलर क्या होगा, पहले जैसे कि आप जाओगे मुस्लिम समाज में काजी लोगों को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। काजी लोग क्या करते हैं, अलग करा देते हैं। जैसे कि यहाँ अनुसूचित जनजाति में चले जाइए, तो हम लोग मतलब अनुसूचित गांव में ले लीजिए, जाति वाले किसी के बारे में, तो गांव में जाइएगा, समाज आता है समाज, एक उसके पक्ष से लाइए, एक इनके पक्ष से लाइए, दोनों में सुलह होगा, नहीं पटेगा सामान वापस कीजिए, लड़की विच्छेद, होता है कि नहीं होता है, माना जाता है। तो वो बोला भाई आप ये सब नहीं मानेंगे, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, या कहाँ जाना पड़ेगा, यही कराने वाले। तो याद है कि न्यायालय सबसे पहले जाता है, तो तलाक की राजीनामा नहीं देता, वो आपको जब दायर करोगे तो 6 महीने और लड़ो बोलता है। कहने का मतलब है 6 महीने एक बार और साथ चीज करो, क्या पता आपका विचार बदल जाए, वो देता है। जब यही चीजें कई लोग जल्दीबाजी में गुस्सा रहता है, तो जब क्या करते हैं, अलग होने में अलग हो जाता है, होने के बाद लगता है कि जीवन और गुजारा जाया जा सकता है। तो इसीलिए क्या बोला है, अब तलाक कहाँ कराएंगे हम, न्यायालय, ये नियम लाए, ठीक है। तो दूसरा हो गया, अब जैसे संपत्ति वाला हो गया, अब जानते हो पहली बेटियों को अधिकार नहीं था संपत्ति में, सब जानते हैं, नया कानून आया कि साथी देते गए, अब उत्तराधिकार में उससे भी लागू हो जाते, इसीलिए क्या लगे है, उत्तराधिकार नियम आया है कि जो हमारे परदादा है, परदादा की संपत्ति में उनके वारिसों का अधिकार होगा, और वारिस का मतलब होता है लड़की भी होगा लड़का भी होगा। इसीलिए क्या चाहिए हमें, लिंग विरोधी कानून नहीं चाहिए, इक्वल लेके चले, ऐसा चाहिए, समझ में आ गया। तो संपत्ति भी क्या मिलेगा, इक्वल चाहिए, ऐसे क्या होगा, सभी को समानता के रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसी लाना जरूर, समझ आएगा जी। ये हमारा सिविल संहिता समझ आ गया। अब समझिएगा सिविल संहिता किसमें लागू नहीं होगी, ये भी जान लीजिएगा। तो 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक आपराधिक कानून, एक होता है हमारा आपराधिक कानून जिसे हम लोग कहते हैं क्रिमिनल, याद रखिएगा, जैसे कि हत्या, ठीक है, डकैती, ठीक है, चोरी, ये सब आ गया। तो याद रखिएगा जो आपराधिक कानून होते हैं सभी धर्मों में लागू है, सभी धर्मों में लागू है, इसमें चेंज नहीं किया है। अभी भी याद रखिए क्या हुआ है, जो आपराधिक कानून है कोई सा धर्म, कोई सा समुदाय उससे मतलब नहीं करता, आपने हत्या की हो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आप चोरी की हो आपको उसका सजा मिलेगा। तो आपराधिक कानून का नेचर क्या कहता है, सब में लागू होता है। उसी प्रकार एक अधिनियम भी आ जाता है, तो अधिनियम में सब कुछ लागू होता है। अभी देखा जाता है कि अधिनियम किस क्षेत्र विशेष के लिए, अब वो बाद में लागू हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा जो थोड़ा सा आता है हमारा सिविल मामला, सिविल कानून, सिविल कानून में ही क्या लागू होगा, एक समान सिविल संहिता। अब ऐसा नहीं है जी, सिविल कानून भी 2 प्रकार का होगा, याद रखिएगा। एक को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं समझौता का कानून, समझौता का कानून, याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं जी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है समझौता का कानून। याद रखिएगा यूसीसी इसमें भी लागू नहीं होगा और यूसीसी इसमें भी लागू नहीं होगा। समझौता कानून होता है जो सामाजिक जो होता है, सामाजिक मुद्दों की वहाँ पर यूसीसी नहीं लाया जा सकता। लेकिन सिविल कानून के तहत एक आता है जिसे कहते हैं निजी मामला। क्या आएगा जी, निजी मामला। अब निजी मामला क्या हो सकता है समझिएगा, एक क्या हो सकता है विवाह, फिर क्या हो सकता है तलाक, फिर क्या हो सकता है जी गोद
बोधनामा लिख सकते हैं। फिर क्या हो सकता है? उत्तराधिकार। और क्या हो सकता है? संपत्ति। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा सिविल कानून दो प्रकार, एक को लोग कहते हैं लॉ ऑफ कटे समझौता कानून, जिसमें लागू नहीं होगा, इसमें जो गवर्नमेंट रूल बनाया है वो लागू होगा, समझ आएगा जी। और निजी मामला है, इसमें क्या लागू होगा? हमेशा याद रखिएगा यूसीसी लागू होगा, यही मामला है। अब होगा क्या? यूसीसी लागू होने से नागरिकों को क्या मिलेगा जी? अब देखते हैं, समझ आएगा यहाँ तक? आगे बढ़ो, बढ़ो जी, लिखो चलो। अच्छा पीछे दिखाऊंगा, पीछे भी लिख लीजिएगा, फिर जानने के लिए ये भी जरूरी पूरा। हाँ चलिए, स्टार्टिंग से ना लूँ, हाँ कहाँ स्टार्टिंग से? चलो लिखिए, जरूरी है चीज। समझ आया नहीं है कि कानून अच्छा कानून है, याद रखिएगा। फिर देखेंगे कहाँ लागू है, बाधा क्यों, सब चीज देखेंगे। भाग 4 में है क्यों डाला, ये भी देखेंगे। पेज हो जाएगा बताइएगा ना। आगे बढ़ो। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट काम करता है, याद रखिएगा। कौन सा जी? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोल, संपत्ति कर, इसमें लागू होगा आपका कौन सा? यूसीसी। आगे है बच्चे, आधा तो नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। आगे बढ़े। याद रखिएगा मुस्लिमों का कानून इसी हिसाब से चलता है ना, शरीयत का कानून कहते हैं, सबसे गंदा कानून यही है। ठीक है, तो इसी को सर्व मानते हैं, याद रखिए। सबसे अच्छा काम ईसाई वालों का, छूट है इसमें, कुछ लॉस है, बाकी कुछ छोड़ दिए। बताया ना जी, किसी का बाप किसी का बेटा कोई पता नहीं रहता है। दिक्कत ये है कि इस वाले में पता नहीं चलता, लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, इनका फायदा स्वीकार करते हैं, हम लोगों को स्वीकार नहीं हो जाता, तो सौतेला बाहर देखने को मिल जाता है। आगे बढ़े। और अच्छी बात शादी चर्चा में कहीं 5 में शादी भी हो जाता है, हमारे जैसा नहीं एक दिन जगते रहो है ना, 3 दिन शादी होगा, क्या कई लोग 4 दिन शादी करते हैं, पता नहीं 4 दिन क्या करने वाले। और इसमें जी 10 मिनट लगता होगा, आओ सामाजिक बैठक है, जो करने की रीति रिवाज है, शादी चले अपनी। और इसमें पूरा ताम जब सामाजिक उसमें बुलाते हैं, तो सबसे ईजी शादी ईसाई वालों को। ठीक है, जैसे मुस्लिमों की शादी होता है पूरा झालर झर लेते यहाँ पर, सब में कोई बुराई नहीं कर, उनका प्रथा है, उनका रीति है। ठीक है जी, किसी ने गाना सुने होंगे ना सेहरा का, या तब दूल्हे का सेहरा वाला, ठीक है, ये है इसमें। चलिए हो गया, आगे आप ये भी लिखिएगा ना, याद रखिएगा इसमें छेड़खानी नहीं होगा ना, रीति प्रक्रिया अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आगे
आगे बढ़े। अब ये भी जान लीजिएगा कि सिविल मतलब जो यूसीसी किसमें लगता है। 3 प्रकार के कानून देखिए, एक है आपराधिक कानून, दूसरा है सिविल कानून। सिविल कानून 2 प्रकार का आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कई प्रकार के कानून आ जाता है, इसमें लागू नहीं होता, ये हमेशा निजी में लागू होता। इसके बहुत सा प्रकार है, निजी में बहुत सा मामला सिविल मामला आ जाता है, ठीक है जी। जैसे लड़ाई झगड़ा सिविल मामला, याद रखिए, लागू इसमें होगा, याद रखिए। शासन के चीज लागू कर तो उसमें लागू नहीं होगा। जितना जी कोर्ट में नहीं पढ़ाएंगे उतना मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, मतलब कोर्ट कहता हूँ जो आपको कॉलेज में पढ़ाएंगे, सच्ची बता रहा हूँ, इतना पढ़ाऊंगा मैं, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़े आगे जी। अब देखिए, तो देखना है सबसे पहले लागू कहाँ है, ये भी देख लीजिएगा। आगे पूछा जाता है, ये मुर्गा है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये लागू था हमारे गोवा में। अभी तक तो लागू कहाँ तक था, सबसे पहला राज्य कौन सा है, गोवा। ये गोवा में याद रखिएगा, जब से वहाँ पर जो पुर्तगालियों का था तब से ये लागू है, याद रखिए। लेकिन आजाद भारत में लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है जी, उत्तराखंड। याद रखिएगा उत्तराखंड में पूर्णतः लागू हो चुका है। तो उत्तराखंड ने क्या किया, अपने विधान में यूसीसी का कानून लाया है, वहाँ लागू है। और तीसरा को हम कह सकते हैं गुजरात। अब गुजरात में विचाराधीन है, गुजरात में कैसा है, विचाराधीन। विचाराधीन कहने का मतलब है वहाँ की विधानमंडल ने कानून संबंधी प्रावधान ला रहा है, मतलब वहाँ लाया जाए, एक समिति बना दी गई, समिति का जो भी अपने हिसाब से लागू करते हैं, याद रखिएगा, ठीक आ गया। अब याद रखिएगा यूसीसी जो होगा, यूसीसी क्या कह रहे हैं कि सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी समुदायों में क्या होगा, इक्वल लागू होगा कि नहीं होगा। तो हर राज्य की कंडीशन अलग होगा। तो क्या कि हर राज्य अपने राज्य की जनसंख्या के मुताबिक क्या बनाएगा, यूसीसी बनाएगा, ठीक है। इसीलिए केंद्र सरकार ने यूसीसी नहीं बना पाया, समझ में आया। तो ये अगर केंद्र सरकार यूसीसी अगर बना देती, हो सकता है वो हमारे अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए किस में लागू किया है जी, भाग 4 में डाला है। तो समझिएगा भाग 4 में क्यों आया, सबसे पहले भाग 4 में क्यों आया। वो चाहते थे इसे मौलिक अधिकार भी बना सकते थे, आया कि नहीं आया। तो समझिएगा भाग 4 की अनुच्छेद, ठीक है, 44 में लाया क्यों। तो लाने का सबसे पहला मकसद था उदारवादी सोच। उदारवादी सोच क्या चीज, हम पढ़े देखेंगे उदारवादी क्या होता है, ठीक है जी। उदारवादी वहाँ अपनाया जाता है जो पूंजीपति देश का होता है, ठीक है, देखिए खासियत ही। तो उदारवादी सोच कहने का मतलब है जब देश हमारा आजाद हुआ और संविधान सभा के संविधान निर्माण किया जा रहा था, उस समय हमारी जनता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर लागू कर तो हो सकता है लोग समझ ही नहीं पाता, इसीलिए इसे किसमें डाल दिया, भाग 4 में। और बोला कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, यदि राज्य को लगता है कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो अपनी जनता को मुहैया कराया जा सकता है, इसलिए कहाँ ला गया जी, भाग 4 में। अब लागू करना है ना करना ये इच्छा निर्भर करता है, इच्छा है किसके ऊपर इच्छा करेंगे जी, सबसे पहले राज्य के ऊपर। राज्य के ऊपर क्या करेगा जी, पूर्णतः निर्भर है, पक्ष समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर बात तो राज्य के ऊपर है तो राज्य के कहने का मतलब है यहाँ पर राजनीतिक रूप से क्या करना पड़ेगा, लागू कराना पड़ेगा, तभी तो आएंगे। समझ में आ गया। अब इनके पक्ष देखते हैं, इनके विपक्ष देखते हैं सबसे पहले, तो समझ में आएगा पक्ष क्या होगा। तो अगर मैं पक्ष की अगर बात करूं, ठीक है जी, और एक किसका बात करते हैं जी, विपक्ष। चलो बताओ तो आप लोग, पहला पक्ष क्या हो सकता है। देखिए, एक होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक होता है पदनिरपेक्ष राज्य। यदि हम यूसीसी लागू ना करें तो राज्य का नेचर कैसा होता है, धर्म निरपेक्ष। हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी हिसाब से हमारे कानून आया कि नहीं आया। जैसे कि आप सुने होंगे, आप मुस्लिम कानून,
ईसाई कानून, हिंदू कानून, धर्म के हिसाब से आया। तो धर्म के सब इसी का विपक्ष क्या कह सकता है, ये धर्म निरपेक्ष बना रहे हैं। राष्ट्र नेचर कैसे ले जा रहे हैं, धर्म निरपेक्ष। जब यूसीसी लागू करेंगे तो कैसा बनेगा ये, पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाएगा। पहला समझ में आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां ये लग सकता है कि अल्पसंख्यकों को देखिए, विपक्ष ये कहता था यदि यूसीसी लागू नहीं था तो अल्पसंख्यकों की अधिकार को क्या दिया गया था जी, संरक्षण दिया गया। संरक्षण वो कर रहे थे अपने हिसाब से, अपनी संस्कृति बना रहे थे, अपना कल्चर कर रहा था। लेकिन जब यही लागू हो जाएगा तो अल्पसंख्यकों से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, अल्पसंख्यकों की संस्कृति पर क्या होगा, प्रहार होगा। मानते कि नहीं मानते भाई, समझे। जैसे कि मैं बात करूँ कौन से ले लूँ मैं, एक विवाह लेता हूँ, जैसे कि अबुझ माड़िया ले लीजिए, उनका एक अलग रहने का प्रथा है, अल्पसंख्यक समुदाय भी आते हैं और इसकी तरफ भी आ जाते हैं। हो सकता है जब लागू आसानी से स्वीकार न कर पाए, भाई वो कहाँ तलाक लेने के लिए कोर्ट में जाएगा, समझ रहे हो जी। बेसिक क्या है, उनके जो पंचायत या समाज है वही से माना जाता है। तो उनकी कहीं ना कहीं क्या होगा, जो संस्कृति था, संस्कृति में क्या कर दिया, हस्तक्षेप किया। जबकि ये क्या कहता है, अल्पसंख्यक हमें इक्वल रूप से माना जाएगा। समझ आ गया। तीसरा, समानता, समानता आया। जबकि अगर ये ना रही तो क्या मिलेगा जी, असमानता। असमानता समझ गए हो, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव है कि नहीं है। जैसे कि मुस्लिम कानून देखिएगा, महिलाओं को अधिकार ही नहीं दे रहा है, पूरा अधिकार किसके पास है, पुरुष के पास है। और ये सोच भी बताते हैं पुरुषवादी समाज की। जबकि इसमें क्या होगा, दोनों भी इक्वल है, ठीक है भैया। तीसरा, चौथा याद रखिएगा, राम राज्य की ओर अग्रसर, राम राज्य की ओर अग्रसर। समझ आया। क्योंकि सभी धर्म खुश होंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ तो कोई धर्म खुश ही नहीं रहा है ना, समझ में आ गया। तो इसलिए क्या होगा जी, ये बढ़ेगा नहीं। एक से पॉइंट क्या होगा, राम राज्य की ओर हम लोग कैसे होंगे, अग्रसर होंगे। मतलब सभी धर्म स्वेच्छा से इस कानून को मानेंगे। समझ में आ गया। ये बेसिक इनके क्या है, ये पक्ष है, विपक्ष। अब लागू करने के लिए जो हमारे जो राजनीतिक मंच में बैठे लोग, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है, समझिएगा जी। नेता लोग शासन कैसे करेंगे, बताइए। सबसे मुद्दा क्या है, शासन कैसे करेंगे। यदि सभी लोगों को शिक्षा मिल जाए तो जानते हैं कि कौन गलत है। इसलिए क्या कहें, शिक्षा से वंचित सबसे घटिया पॉलिसी हमारे छत्तीसगढ़ के कि बच्चों को 8वीं तक के हम लोग आगे पास करा देंगे, वो जानता ही नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 47 आने वाला है कि राज्य बोलता है कि कर्तव्य होगा कि राज्य के पोषण स्तर को आगे बढ़ाए या नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। सरकार क्या कर रही है, विद्यालय बंद कर रही है और नया दारू दुकान खोल रही है। आया कि नहीं, जो भी हो, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। 47 कहाँ लागू हो, अगर यही 47 कहाँ रहता हमारा मूल अधिकार, तो कहाँ चले जाते, होता कि नहीं होता। लेकिन मुद्दा ये भी निर्भर करता है, अगर सरकार के पास संपत्ति नहीं रहेगा तो कहाँ से लोगों को अधिकार देगा, इसलिए वो भी जरूरी है। तो सरकार क्या बोल रही है, हम महतारी बंधन योजना का 1000 रुपया दे रहे हैं, तो वसूलेंगे कैसे, इसीलिए खोला जाए, लिया घटाई। समझ आएगी जी। तो समाज को बैलेंस कैसे किया जाए। इतना विरोध हुआ, आया कि नहीं है, उसका भी एजेंडा था, बंद करेंगे कर, समिति बनाते रहेगी, समिति अभी तक गठित नहीं हुआ है, या समिति बन गया हो, उनका रिजल्ट नहीं आए। वही गुजरात जैसे राज्यों में देखो या बिहार में देखो, शराब वहाँ भी बिकता है लेकिन इलीगल तौर पर बिकता है कि नहीं, हमारे यहाँ लीगल है, यही सोचो। समझ आएगा जी। तो कैसा ये राजनीतिक इच्छा निर्भर करता है। और यह सबसे बड़ी मुद्दा क्या है, धर्म के नाम पर लड़ाई। भाई पिछले 4-5 साल में 10 साल देखोगे सबसे ज़्यादा धार्मिक युद्ध हो रहा था। उससे पहले हम धर्म नाम में जानते ही नहीं थे,
बड़ा मुद्दा सुनते थे कि बड़ा हिंसा कांड हो गया। अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा चल रहा है हिंदू मुस्लिम पर सही चल रहा है। ये मुद्दा क्या है, इसीलिए समझ आएगा जी। राजनीति का सबसे बड़ा वही है कि लोगों को शिक्षित करोगे तो क्या होगा, राजनीति कैसे करेगी, समझ आएगा। यही समझिएगा, ये है अनुच्छेद 44। और ज़्यादा क्या होगा, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ें, ठीक है जी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 आगे जी। अच्छा, किसी को और कुछ बोलना है, अपना विचारधारा रखना तो रख सकते हैं। 44 में बोलोगे, बोल सकते हो। किसी को जानना है और क्या है, बोलो, बोल सकते हो ना। अच्छा, बोलो बोलो। क्या चलो लिखिए, पर्सनल वही तो है जो हिंदी पर बताया नहीं। जैसे पर्सनल लॉ कहने मतलब व्यक्तिगत कानून, तो धर्म से इसमें लाया जाता है। जैसे हिंदू के लिए है ना हिंदू विवाद नियम, जो हिंदू में लागू होता है। अब हिंदू में बहुत सारा कैटेगरी है। हिंदू में आपका एसटी भी आता है, हिंदू में आपका एससी भी आता है। आप फॉर्म डालते हो, धर्म क्या लिखते हो, अनुसूचित जाति लिखते हो, आप नहीं लिखते ना। हम लोग किस में आते हैं, हिंदू। हालांकि एसटी से अपने को हिंदू ना माने वो गलत है, ये बता रहे। हम हिंदू है, याद रखिए, जो भारत में जन्म हुआ है सभी हिंदू। कहने मतलब वाले हिंदू नाम नहीं दिए हैं, भारत की सब कह गए कि जो हिंदुस्तान में आए वही हिंदू कहलाएंगे। ये हिंदू चल के आगे चल के चेंज हो गया और क्या हो गया, जाति सूचक शब्द बन गया। समझ आ गया। तो अब अधिकतर सुने होंगे एसटी वाले कहते हैं भैया हम लोग हिंदू नहीं है, सनातन धर्म। ये नया कंसेप्ट आए, सनातन धर्म ला दिया गया। कहाँ से सनातन धर्म हो गया, तो समझ लें सनातन धर्म किसे कहा जाता है। आया कि नहीं, अब नया कॉन्सेप्ट चले। अब सनातन धर्म वाले ऐसा सुनने को बीच में चले, हम सनातन धर्म को मानते हैं। तो सनातन धर्म क्या है फिर बताइए, पूछिए तो ना जी। ये नया कॉन्सेप्ट चला जा रहा है, इसमें बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 45 क्या कहता है, राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य होगा कि, समझिएगा जी, अनुसूचित जाति, ठीक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े, या देखिए, एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी, शिक्षा एवं अर्थ मतलब अर्थ संबंधी कर्तव्यों का क्या करेंगे जी, निर्वहन। समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अनुच्छेद 45 कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य में पिछड़े वर्ग कोई भी हो सकता है, नॉट ओबीसी याद रखिएगा, ठीक है, एससी हो गया, एसटी हो गया, उनको शिक्षा संबंधी और इनके जो अर्थ है जीवन में जो दिक्कत है पैसा संबंधी, इनको आगे करने का दायित्व किसको होगा, कर्तव्य को। किसका कर्तव्य होगा, राज्य का। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग है, ये पैसा के लिए यदि उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती तो सरकार क्या करेंगे जी, उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं। समझ में आ गया। तो ये दायित्व किसके ऊपर है, राज्य के ऊपर है। ये समाज के बहुत पिछड़े वर्ग हैं, यदि इसे मौका नहीं दोगे समाज की मुख्य धारा में कैसे आए। तो समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार क्या करेगी जी, संरक्षण देगी। तो लोगों को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। लोगों को क्या मिलता है, जितने भी विद्यालय होते हैं वहाँ पे छूट मिलता है सीट के लिए। लोगों को जब फॉर्म भरते हैं तो देखेंगे वेरिएशन होता है, अनुसूचित जनजाति को माफ कर दिया जाता है, या एसटी को माफ रहता है, महिलाओं को माफ रहता है। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 45 कहता है राज्य मतलब भारत देश आ गया, राज्य मतलब राज्य भी आ गया है। सबका दायित्व है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से या पिछड़े वर्ग के लोगों हैं
उनका शिक्षा से या उनके अर्थ संबंधी हितों को आगे बढ़ाएगा, इसीलिए योजना लाया जाता है प्रत्येक वर्ग के लिए। जैसे छत्तीसगढ़ में देखोगे आप निःशुल्क चरण पादुका लाया गया है। तो जो एसटी वाले लोगों है या उस समुदाय का वहाँ जो भी आ रहे हैं एसटी एससी सबको क्या रहना चाहिए, मतलब जिसमें तेंदुपत्ता तोड़ते हैं तो बचाव करने के लिए क्या दे चरण बांटा जा रहा है, चरण पादुका। तो उनकी क्या करें, कहने की अर्थ संबंधी क्या करें, उनकी इनकम में अभिवृद्धि की सोच रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए दायित्व किसके ऊपर है, राज्य के ऊपर। अब राज्य कैसे देगा, राज्य को पैसा चाहिए, राज्य पैसा कमाएगा, दारू भट्टी खोलेगा, मतलब शराब दुकान डालेंगे, तभी पैसा चाहिए, तभी तो जी इन लोगों को क्या होगा, शिक्षा दिया जाए। तो आप सुने होंगे कई बार हम पॉलिसी लाया जाता है, अभी देखोगे शिक्षा का भी भर्ती हुई, यदि जिनका भर्ती सरगुजा में होगा वो सरगुजा में रहेगा, जिनका भर्ती कहाँ होगा जी, बस्तर में रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर मौका मिल सके। कई लोग कहते हैं जी हम तो मैदानी क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, होता है। लेकिन आज का बेरोजगारी का ऐसा हाल छा गया है कि हम कहीं भी चले जाएंगे, लोग बोलेगा सुकमा के भैया जहाँ नक्सली वहाँ जो मैं पढ़ा के आऊँगा, बोलेंगे, कम से कम बोलेगा कि अगर हम बेरोजगार हैं, रोजगार तो होगा, ऐसा बोलेंगे ना, ये ऐसा कंडीशन है। लेकिन ये लाया गया था उस क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देने के लाया गया, ठीक है। देखिए तो 45 क्या कहता है जी, राज्य का कर्तव्य है, और राज्य कैसे हो, जब उनकी इच्छा लगेगा, इच्छा कैसे बनेगी, उनके पास पैसा होगा, समझ में आ गया। ये है आपका 45 बेसिक ना जारी की। जितना योजना लाया जाता है एसटी एससी के लिए, याद रखिएगा सभी 45 लाया जाता है, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, किस शिक्षा संबंधी, याद रखिए। समझ में आ गया, यहाँ पर आगे समझ में आया कि योजना कैसे बनता है। अनुच्छेद 46 बताइए क्या हो, किसी को याद, देखिए राज्य का कर्तव्य होगा कि पहला, मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है जी, 0 से 6 वर्ष की बालकों का, यहाँ बालकों मतलब दोनों आदि, बालक बालिका कह देगा, बालकों का स्वास्थ्य का देखभाल करेंगे, स्वास्थ्य का क्या करेंगे जी, देखभाल करेंगे, ठीक है। और दूसरा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा, ये उल्टा बता दिया क्या, हाँ ठीक है, चेंज कर लीजिएगा, हाँ उल्टा हो गया, ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं। ये जितना पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 45 में है, और जो बताया था हमने देखा होगा सर हो जाता है कभी को। देखिए अनुच्छेद 46 बता दिया, समझ जाइएगा, ठीक है। आगे आगे पीछे हो गया, यहाँ समझ लीजिएगा। ये 45 है यार, स्टार्टिंग बता दें करो भाई, ये 45 है, ठीक है जी, समझिए 45 क्या कह रहे हैं कि राज्य का कर्तव्य होगा कि, ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बालकों का स्वास्थ्य का देखभाल रखा जाए। इसीलिए आप सुनोगे आंगनबाड़ी संचालन किया जाए, समझ आ गया। आंगनबाड़ी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, 45 से आया, इसीलिए बच्चों को टीका भी रखते हैं, कहाँ से रखता है जी, 45 से। 38 क्या कहते हैं, सरकार का दायित्व है कि लोक कल्याणकारी कार्य करें, तो लोक कल्याणकारी कार्य में आपका टीका भी आ जाता है, शामिल है। लेकिन टीका का बंधन कहाँ से आया है, अनुच्छेद 45 से आया है। जबकि दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ से 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अब इसे लागू कराने के लिए क्या किया जाए, देखिएगा एक 86वें क्या ला गया, संविधान संशोधन, 86वें क्या लाया, संविधान संशोधन 2002। इसके तहत क्या ला दिया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में डाल दिया। अभी कैसा हो गया है, ये अनिवार्य अधिकार हो गया है, अनिवार्य अधिकार।
समझ में आया जी? कैसा अधिकार होगा? शिक्षा अधिकार अनिवार्य। इसीलिए क्या लाया सरकार ने, क्या पॉलिसी लाया? हम तो शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, हमारा देना कर्तव्य है, तो क्या कि सीधा 8वीं तक आप पास कर दो। समझ आया? 2002 लिखा अच्छा 3 है ठीक है सर, तो ही है। वो तो है क्या? ये 2002 है भाई। एक है तो ये आपको चलती जाएगा। हाँ 2002 है, ठीक समझिए। देखिए तो 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या कर दिया जी? शिक्षा का अधिकार लाया। अब समझिएगा, अब लाया तो है समझिएगा, राज्य में कई लोगों ने अच्छे से पॉलिसी लागू किया है। जैसे दिल्ली में जाएगा बेहतरीन लागू किया है, गोवा में बेहतरीन लागू किया है, छत्तीसगढ़ में उल्टा लागू कर दिया। क्या कर दिया वो? बच्चा को पढ़ाइए 8वीं तक बिना ज्ञान के, क्या कीजिए पास। 9वीं में जाते हैं बेचारा एक ही बार में वापस। पता है यही रियल घटना है। तो अब देखिए हम लोग आवाज नहीं उठा रहे, ये हमारी गलती, सच्ची बता रहे। अगर हम लोग आवाज उठाते तो हो सकता है कि बनना चाहिए। हम लोग भी क्या सोच रहे हैं, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना। अब ध्यान दीजिएगा, योजना क्यों लाया था? देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं? टीका लगा रहे हैं। टीका के अंदर पोलियो नाम सुने में, पोलियो टीका, खसरा हो गया या चेचक हो गया, इन सब का क्या लगता है? बच्चों में टीका लगता है। तो किसके तहत? 45 के तहत। और इसी में शिक्षक अधिकार को क्या अनिवार्य बनाने के लिए सरकार ने क्या लाया है? राइट टू एजुकेशन, जो 2009 से लागू हुआ है। समझिएगा, समझिए जी। मतलब कब लागू है? संविधान हम आजाद कब है? लगभग 47 में। लागू कब? 1950 में। अब आया कैसा जी? लगभग 60 साल के आसपास में शिक्षा का अधिकार लगाए गए, लाए गए। चाहता सरकार से पहले भी लागू किया जा सकता था, तो राजनीति कैसे करती? समझ में आ गया? तो अच्छे से पढ़ी से पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। हम लोग बोलते हैं घोषणा पत्र में नहीं, हमें घोषणा पत्र में सब नहीं चाहिए, हमें घोषणा पत्र में सब चाहिए। आप ऐसी डिमांड करेंगे हम। या दूसरी बात, अभी जैसे मुद्दा नहीं चल रहा था कि आप गांव देखिए, एक नियम आया नया, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन समझिएगा, प्रत्यावर्तन मतलब होता है रिकॉल। ये जान गए? इसको कहाँ नेताओं की सोच देखिए, नेताओं ने सोचा है कि कोई जो स्थानीय स्तर पर नेता अच्छे से काम नहीं करेंगे, वहाँ के जनता उन्हें बाहर खदेड़ सके, ये लागू कर दिए। लेकिन यही यदि विधानसभा में और संसद में अगर लागू कर दिया जाए, तब अपना दायित्व अच्छे से निभा सकते हैं। वो नहीं होगा जी। तो रिकॉल को एक्चुअल में वहाँ लागू होने की आवश्यकता है। तो जानते हैं अगर रिकॉल लागू हो जाएगा, जो हम बोलते नहीं है, जैसे कि मुद्दा चला था कि भर्ती को हम 57,000 भर्ती करेंगे, 33,000 भर्ती करेंगे, होते हुए 2 साल निकल गए। तो पता होता है कि प्रत्यावर्तन मतलब कब लाया जाता जी? 2.5 साल में लाया जाता है। तो उनको डर लगा था अगर भर्ती नहीं लाएंगे भैया तो 2.5 साल के बाद क्या लाएंगे लोग हमारे खिलाफ। तो यही डर में लोग काम करते, होता कि नहीं होता? अब क्या है, घोषणा कर दो, जो होगा देखा जाए, बात की बात, ये सभी के पर लागू होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा रिफॉर्म की आवश्यकता है, ऐसा परिवर्तन की आवश्यकता है जो सरकार को भी क्या करे जी, मजबूर करे कि जो बोलते हैं वो लगाया जाए, जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप सोच समझ घोषणा पत्र लगाइएगा, तब उसका प्रभाव बनेगा, तब सही रूप से लागू होगा। समझ में आएगा? और लागू कहाँ पे कर दिया गया? इसे स्थानीय स्तर पर, जबकि स्थानीय स्तर पर इसका कोई वैल्यू नहीं है, केवल प्रशासन चेंज हो जाता है। भाई नियम कहाँ से बनता है? राज्य के विधानमंडल में। पूरे देश के लिए केंद्र बना जाए, वहाँ लागू करो ना। तब एक्चुअल में क्या हो? एक्चुअल में तभी क्या हो? लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य बनाने में या योजना में एक्चुअल में लागू हो। तब उंगली उठाने के लिए वो सोचेंगे नहीं, ये पार्टी जो बोलती है वो करेगी। समझ आएगा जी? उन्हें क्या लगेगा? आज जैसे पीछे बार कांग्रेस था, हुआ कांग्रेस ने लगा बहुत ज़्यादा शोषण कर दिया, उन्होंने क्या किया? युवा वर्ग को दबा दिया,
तो इसका फायदा किसने उठा लिया? अलग पार्टी ने उठा लिया। वो आया वो तो दोनों को ही देख रहा है, हुआ कि नहीं हुआ? अगला बार कोई दल आ जाएगा, मतलब एक दूसरे हमेशा लगा रहेगा, लेकिन मुद्दा ये है कि जनता का कल्याण कैसे होगा कैसे? तो भैया ऐसी चीज़ों की मांग उठना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी जो मांग उठाने वाली संस्था है हमारा कौन सा है? पत्रकारिता। हमें तो पत्रकारिता दिखता चाहिए, मानते कि नहीं मानते? पत्रकारिता में सही मुद्दे को उठाया ही नहीं जाता है जो मुझे उठाना चाहिए। ऐसा लगता है कि कॉन्फ्रेंस भी होता है ना, तो पहले से स्क्रिप्टेड रहता है कि ये बस पूछा जाए, इससे आगे ना पूछा जाए, होता है लगता है मुझे तो, इसीलिए इस मुद्दे में बात ही नहीं किया जाता। ठीक है, तो देखिए जी 45 समझ में आया, 46 भी समझ में आ गया होगा। 46 क्या कहता है, क्या कहता है 46 जी? समझ आएंगे? समाज के कमजोर वर्ग ST SC को शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में और हितों अर्थ संबंधी क्या करना है? अभिवृद्धि करना है। अगला देखते हैं मोस्ट MP है अनुच्छेद 47, ये भी काम करेगा। ठीक है, तो देखिएगा जीवन स्तर को एवं पोषाहार को बढ़ाने एवं स्वास्थ्य का देखभाल, याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं? जीवन स्तर, ठीक है, और पोषाहार को बढ़ाना, ठीक है, याद रखिएगा, एवं स्वास्थ्य को देखभाल करना किसका दायित्व होगा जी? करना सरकार का दायित्व है। समझिएगा, ये इतना बड़ा आर्टिकल है आपने दिया है। 47 का प्रभाव देखा जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी से पक्ष में क्या देखिएगा, महात्मा गांधी चाहते थे कि कैसे भी करके नशीले पदार्थों को नहीं बिकना चाहिए। और 47 ही क्या कहते हैं, जब जीवन स्तर तभी आगे बढ़ेगा, या जो हमारे पोषण स्तर तभी आगे बढ़ेगा जब हम क्या करें जी? नशीली दवाइयाँ, ठीक है, या जो मादक द्रव्य है उसका क्या करें जी? बिक्री को निषेध करें। तो पूछा जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत मादक पदार्थों की बिक्री या खरीद या व्यापार को प्रतिबंध लगाया जाता है? अनुच्छेद 47 के तहत। समझ में आ गया? उनके तहत प्रतिबंध लगाया जाता है। लोगों को याद रखिएगा, जैसे योजना निकाला जाता है कि हम सुपोषण बढ़ाना है या पोषण को कटौती करना है, तो योजना दिया जाता है। आप सुने होंगे मुख्यमंत्री पोषण योजना, नाम सुने होंगे। तो कहाँ से बनता है? 47 के तहत महिलाओं को बच्चों को उसी प्रकार से लाया जाता है, तो आंगनबाड़ी में दिया जाता है। अब इसका अनुच्छेद याद रखिएगा, यह अनुच्छेद भी कहता है कि शराब दुकान का क्या होना चाहिए जी? निषेध, निषेध है। जबकि हमारे यहाँ कैसे है छत्तीसगढ़ में, और बोला गया 67 उल्टा हुआ नहीं, तो हमारा 47 का औचित्य क्या रहा? क्या रहा? रीजन ये है कि इसका औचित्य कुछ भी नहीं रहा है। अगर हमको लगता हो ये हाई कोर्ट चले जाते हैं तो करा सकते थे, क्योंकि 47 भाग 4 क्या कहता है? यह वाद योग्य ही नहीं है। ये निर्भर करता है किसके ऊपर भी? सरकार या राज्य की इच्छा क्या है। उनका इच्छा ये है कि यहाँ के बच्चे दरवा बनेंगे, सही बोलो, या चकना सेंटर चलाए, यही योजना है। अगर देखा जाए तो हम ये बोलते हैं चलो ठीक है लागू करो, लेकिन कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या है? जितना शराब खोले हो जंगली एरिया में खोलिए, सही बोलो जी, जितना शराब खोला है जंगली एरिया में खोलिए, तब क्या होगा? तब क्या होगा जी? नहीं खोलिए, क्योंकि जानते हैं जंगली क्षेत्र में खोलेंगे वहाँ जाने वाला ही कोई नहीं होगा, तो कहाँ से बिकेंगे? जितना दुकान खुला होगा वर्तमान जो आएगा ये खुलने वाला है, ये खुला नहीं है, वो कहाँ होगा जी? महानदी बेसिन के आसपास, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि सरकार आपको 1000 को भेज रही है आर्थिक विकास करने के लिए। सरकार का मन अच्छा है, उस 1000 का आप सही इस्तेमाल करें, ठीक है जी। कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 47 क्या कहते हैं? ये बता रहा हूँ कि सरकार का दायित्व है कि पोषण स्तर को आगे बढ़ाने या जीवन कुशा बढ़ाने के लिए जो नशीली पदार्थ है या नशीली औषधि है उनका क्या करते जी? प्रतिबंध लगाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गांजा आप नहीं बो सकते, अफीम नहीं बो सकते, समझ में आया?
लेकिन कुछ जगह चले जाए, जैसे गुजरात में लीगल है, वहाँ शराब तो बंद कर दी है, तो आमदनी कहाँ से लाया जाए? समझ में आया? आंध्र प्रदेश में लीगल है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में क्या खोला गया है? तंबाकू रिसर्च अनुसंधान खोला गया है। अगर सरकार का मकसद ही रहता भैया इसे आगे बढ़ाना, नहीं तो क्यों रिसर्च खोला जाए? आया कि बैठ? जब देखिए मुझे पता है कि मार्ग गलत है, उसमें क्यों जाऊँ? अब मैं केंद्र खोल लिया हूँ, नहीं एक बार ट्राई करके देखें कि गलत चलने से कैसा लगता है। इसीलिए क्या खोला गया है? अनुसंधान। वो देखता है कि कितना निकोटिन देना है कि लोगों को आदी ना हो, या कितना बढ़ाएं कि लोग आदी लगे, वो रिसर्च किया जाता है। उसका मतलब क्या समझिए, उसका परिणाम क्या होता है, उसी को रिसर्च किया जाता है, याद रखिए। तो ऐसा सरकार की मंशा है। तो भाई अगर नहीं जाना तो हम क्यों लाए हैं बताइएगा? अगर अनुसंधान ही नहीं रहता तो हमें बिक्री नहीं होता, इधर सी बात क्यों करेंगे? लेकिन जानते हैं पैसा चाहिए, नशा चाहिए। ठीक है, याद रखिए। तो ये देखिए अभी पूरा उल्टा बता रहा हूँ, इससे ऐसा योजना है। जबकि 47 कैसा है जी? जबकि यही हमारा मूल अधिकार रहता तब होता ही नहीं होता। आप सुने होंगे इतना टाइट एयरफोर्स रहता है या फिर सिक्योरिटी रहता है, तो कहाँ से गुजरात की कांडला में लाखों करोड़ों का गांजा पकड़ा जाता है, नाम सुने होंगे नहीं? और वो भी कैसे इतनी कस्टम ड्यूटी होने के बावजूद वहाँ चला जाता, आज तक समझ नहीं पाए हैं। हाँ, एक पैकेट गांजा को बता रहे हैं, एक पैकेट गांजा को आप दिल्ली से, या कुछ छोड़िए, दिल्ली के स्टेशन से बाहर निकल के आइए, आप पकड़ा जाओ, क्योंकि वहाँ पे क्या लगा स्किल वगैरह दिखे वो रखा है, वो तो लाखों टन को ले आ जा रहे, तो भी पता चला कैसे क्यों हो जा रहा है। सोचे जी, सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स बिकता है पंजाब में, और उसका पूरा सप्लाई कहाँ मिलता है? रायपुर मिलता है। रायपुर सुने होगी इतना ड्रग्स पकड़ाया गया क्या? तो कहाँ से आए? 4 रास्ते आने की, हमारा 3 रास्ता है, या बाई ट्रेन आएंगी, या जल से आने वाला होगा, या वायु से आने वाला होगा। सब जगह क्या हमारे पास कस्टम ड्यूटी लगाई लगी, तो आ कहाँ से रहा है? अब बताइए। तो यही क्या है जी? अवैध तस्करी। तो कहीं ना कहीं 47 क्या कहते हैं? अवैध तस्करी को हमें क्या करें? प्रतिबंध। समझ आ गया? चलो आगे, अनुच्छेद 48 समझ रहे हो? मैं नोट सेव करेंगे, ग्रुप में याद रखिए। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कृषि, पशुपालन, कृषि पशुपालन को बढ़ावा। याद रखिए क्या बोलता है? कृषि पशुपालन को बढ़ावा। तो याद रखिएगा कैसे बढ़ावा दोगे, इसके लिए कहता है वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से क्या करेंगे जी? विकास करेंगे, इसीलिए सर्च किया जाता है। याद रखिएगा। तो क्या करते हैं? कृषि पशुपालन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो कैसे जी? वैज्ञानिक पद्धति से या अनुसंधान रीति से हम क्या करेंगे? जो दुधारू नस्ल के होते हैं, दुधारू नस्ल के पशुओं का क्या करें जी? संरक्षण। ये समझ में आया? दुधारू नस्ल के पशुओं का क्या करना? संरक्षण करना। अब समझिएगा, कहीं न कहीं क्या आ गया? संरक्षण आ गया। तो इसमें और एक लिख सकते हैं, वध को क्या करना जी? निषेध। ये समझ में आ गया? हम लोग क्या करेंगे? कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना होगा, तो कहीं न कहीं उनको जो हत्या होता है, जो वध किया जा रहा है, उसे हम लोग क्या करना पड़ेगा? प्रतिबंध किया जाता है। समझ आ गया? इसीलिए सरकार समय समय पर चेकिंग अभियान लगाती है, और हमारे यहाँ लोग जानते हैं गाँव को गाय का माँ की दर्जा दिया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है? बेसिक याद रखिएगा, हमें कैसे अपनाना है? वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना है। याद रखिएगा। और अधिक से अधिक क्या करेंगे जी? कृषि को बढ़ावा देंगे, पशुपालन को बढ़ावा देंगे, क्योंकि दोनों को बढ़ावा देने से जो जितना हमारी जनसंख्या है, उन जनसंख्या में हमारा पोषण आहार क्या होगा? आगे बढ़ेगा। और इसी में संशोधन करके एक नया जोड़ा गया 48 का। 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। पहला क्या बोला जी? पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और
जीव जंतु की, ठीक है जी, समझिएगा, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन और जीव जंतु की हत्या पर क्या लगाना है? प्रतिबंध। बेसिक याद रखिए, हत्या पर क्या लगाना है? प्रतिबंध लगाना। मतलब पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो पर्यावरण पर निर्भर कर रहा है, जितने भी जो जीव जंतु है उनको क्या करना पड़ेगा जी? उनको संरक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करें? इनकी हत्या पर क्या करें? प्रतिबंध लगा रहे हैं। कहने का मतलब है जीव जंतुओं का भी हम लोग क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे, यही बोला गया। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये आया है 42वें संविधान संशोधन, कब होगा? 1900, याद रखिए, ठीक है। तो इसके तरीके जोड़ा गया, इसीलिए याद रखिएगा सरकार का दायित्व क्या होता है जी? यदि रोड बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? रोड के किनारे पेड़ लगवाते हैं। हर साल देखो तो विश्व पर्यावरण दिवस हो जाता है, पौधारोपण कार्य किया गया था। कल नया योजना आया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, क्या बोलते हैं इसे? नहीं तो पिछले साल का था, आया है कभी नई योजना है, किसान का पौधा के नाम से नया लाया गया है, ठीक है। तो याद रखिए जी, जहां हम रह रहे हैं याद रखिएगा, जहां हम रह रहे हैं आसपास के वातावरण को स्वच्छ करना हमारा दायित्व है। इसीलिए पेड़ों की कटाई पर क्या लगाते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। संरक्षण मतलब कटाई को रोकना, संवर्धन मतलब लगाना, ज़्यादा लगाते हैं। साल में जिसके जीव जंतु है उसको हम क्या करेंगे? संरक्षण करें, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? आपस में बैलेंस बना के चल रहे हैं। यदि पेड़ पौधा है तभी तो कौन है? जीव जंतु है, याद रखिएगा। तो ये कब आया है? 48 करोड़। इसीलिए याद रखिएगा सरकार भी क्या करती है? उनको देखते हुए योजना लाया जा रहा है। अगर कोई परियोजना बनता है, बड़ा डैम बनता है, देखा जाता है कि उनको लॉस कितने एरिया को हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, सबको नज़र देखा जाता है। तो अपनों में विवाद हो जाता है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनता है डैम में, या खनन का दिया जाता है परमिशन, तो पर्यावरण विभाग में चला जाता है ऑफिस का सबसे पहले, वहाँ से आपको अप्रूवल लेना जरूरी पड़ता है, ठीक है। आज यहीं तक रखिए, बाकी कल देखेंगे, ठीक है जी।